नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में योगेश कुंभार वीडियोग्राफर है। हम आपके पास नए नए वीडियो लाते रहते हैं। अब तक कुछ वीडियोज़ हमने अफ़गानिस्तान के मामले पर करे हैं, कुछ वीडियोज़ जो क्वाड और ऑकस ये जो ट्रीटीज़ हो रहे हैं इनके मामले पर करे हैं। आज एक अलग मामले पे वीडियो करना है। ये सब लड़ाइयाँ जो होती है, लड़ाई करना, हथियार खरीदना, हथियार गोला बारूद ये सब खरीदना, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो लड़ाइयाँ पैसों के बल पे लड़ी जाती है। तो हमेशा ये देखा जाता है कि कौन से देश के पास पैसे ज़्यादा है, कौन से देश की आर्थिक स्थिति दुर्बल नहीं है, ऐसे कौन से देश है। जब हम देखते हैं तो हमेशा एक नाम सबसे पहले उभर आता है, वो है चाइना का। चीन देश की आर्थिक जो स्थिति है वो आज सबसे अच्छी है, ऐसा कहा जाता है। दुनिया की 2 नंबर की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद में चीन की है और बहुत पैसे उनके पास है। सबको वो पैसे बांटता रहता है, सब देशों को खरीदता रहता है, देशों के काम करने वाले लोगों को खरीदता रहता है, ऐसे ही बताया जाता है। चीन ने क्या किया हुआ है कि अपनी एक जो प्रतिमा उन्होंने बनाई है वो इस टाइप से बनाई है कि हमारे पास बहुत पैसे, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रतिमा का भंजन, इस प्रतिमा के बिल्कुल विपरीत ऐसी एक न्यूज़ 4 दिन पहले हमें सुनने में आई। चीन में एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांडे। अब ये कंपनी करती क्या है? ये मकान बनाती है। रियल इस्टेट डेवलपर जिनको कहते हैं ना, मकान, जगह खरीदना, जगह पे बड़े बड़े मकान। अच्छा, चीन में मकान बनते हैं, वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट बनाया, काम हो गया, एक सोसाइटी बनाई, इस टाइप से नहीं होता है। बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें बड़ी ही होती है वहाँ पे। अब इस कंपनी का जो एसेट वैल्यू है, कंपनी की जो जायदाद है, वो $350 अरब है। बहुत बड़ी कंपनी है। 2 लाख लोग इस कंपनी में काम करते हैं। इसकी जो मार्केट की कीमत है, मार्केट वर्थ जिसको बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी $4 अरब है। इसका कर्जा, जो अब जितनी बड़ी कंपनी होती है कर्जे भी बड़े होते हैं, तो $90 अरब का इसका लॉन्ग टर्म का कर्जा है इनके पास। अब ये क्या करते हैं कि अपने पैसे, मतलब मकान तो बनाते ही है, इसके साथ में इनके 2-3 और बिजनेस है। इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं और वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब आपके पैसे का निवेश करना, इसके लिए इनकी एक कंपनी है। अब ऐसे में इन्होंने कुछ बॉन्ड्स प्रवर्तित किए थे, जिस बॉन्ड पे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। अब उस क्वार्टरली इंटरेस्ट जो उनको तकरीबन $8,30,000 देना था, वो $80 लाख डॉलर्स देना था कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, क्वार्टरली इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट लेने के लिए जब लोग इनके पास पहुँचे, जिन्होंने निवेश किया था, निवेशक उनके पास पहुँचे, तो इन्होंने कहा भाई आज नहीं आना, कल आ जाना, हमारे पास अभी थोड़े पैसे नहीं हैं। अब इस टाइप की बातें जब किसी निवेश को मैनेज करने वाले से, इन्वेस्टमेंट मैनेजर से कही जाती है, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं होता है। अब चाइना में जिन लोगों ने इनके पास पैसे रखे थे, उनका दिमाग ख़राब हो गया और इन्होंने जाके वो एम्प्लॉयज़ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा हम ऑफिस में बैठे रहेंगे, आपको घर जाने नहीं देंगे, हम घर नहीं जाएंगे, हमारे पैसे लाओ, हमारे पैसे लौटाओ। जैसे हमारे यहाँ पीएमसी बैंक में हुआ था कि नहीं, इन्वेस्टर्स ने पीएमसी बैंक के सामने जाके धरना दिया था, वैसे चीन में हुआ। पुलिस भी हक्की बक्की रह गई, पुलिस कुछ कर नहीं सकी। शायद पुलिसों में भी किसी ने उसमें ऐसे ही पैसे डाले हो और कहते हैं कि किसी तरह से पैसे वापस आ जाए तो बड़ा भला हो। तो हुआ ये था कि ये कंपनी, अब इनका बिजनेस क्या है, ये कंपनी फौलाद खरीदती है, सीमेंट खरीदती है, जो लैंड खरीदती है और बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाती है। चाइना में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स किन के लिए चाहिए होते हैं? अब चीन तो आपको पता है कि सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। अब ये वर्कर्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग के जो कर्मचारी है, उनको रहने के लिए मकान चाहिए। वो मकान बनाने का काम एवरग्रांडे जैसी कंपनियां करती है। अब कोविड की वजह से हुआ ये है कि ये जो मकान बनाए थे इन्होंने, यहाँ रहने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि काम नहीं है। जब माल बेचा नहीं जाता तो उसको बनाते भी नहीं, जब बनाते नहीं तो उसको बनाने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सारे वेल्ले बैठे हुए हैं। वेल्ले जब बैठते हैं तो फिर वो खरीदेंगे नहीं मकान खरीदेंगे नहीं, तो इनका धंधा कैसे चलेगा? इनका धंधा इस तरह से होता है जैसे सब रियल इस्टेट कंपनी का होता है कि आप 5% 10% दे के मकान को बुक करो और EMI दे के मकान जब आप लोगे तब आप पूरी प्राइस चुकाओगे। अब ऐसे इन्होंने 16 लाख मकान बना के रखे हैं। कुछ आधे बने हैं, कुछ पूरे बने हैं, लेकिन खरीददार है नहीं। चाइना में ये कहा जाता है कि भूतेह शहर है,
खंडहर जैसे शहर है, नए नए मकान है, रहने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि धंधा नहीं है, लोग आते नहीं, लोग रहते नहीं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब ये जब होने लगा तो इनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, इनका सारा जो पैसा है वो आधे कचरे, आधे बने हुए मकानों में फंसा हुआ है। ये पैसा कितना फंसा है? 350 अरब डॉलर जितना पैसा इनका ऐसे फंसा हुआ है। लेकिन ये मकान बनाने के लिए इन्होंने कितने कर्जे लिए थे? शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि आप ले, तो मैंने कहा ना कि आपने फौलाद खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, पता नहीं क्या क्या करना है, सैलरीज देनी है, इसके लिए आप थोड़ा पैसा बोरो करते, थोड़ा नहीं बोरो करते। दुनिया में इससे ज़्यादा किसी की लोन्स या डेट है ही नहीं। 300 अरब डॉलर्स इतना इनका पैसा इन्होंने देना है। ये किनको देना है? निवेशकों को देना है, जो सप्लायर्स है उनको देना है, इन दोनों को देना है, और शेयर होल्डर्स है उनको देना है। अब ये दे नहीं सकते, बंटा ठाल हो गया, क्योंकि जो जायदाद फंसी हुई है वो आधे बने हुए मकानों में फंसी हुई है, पैसा नहीं दे सकते, तो इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि आई एम सॉरी, हम नहीं दे सकते। अभी तो ये बात हुई थी, इनके एक ऑफिस में एक महिला आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सारी पूंजी मैंने आपके कंपनी में लगाई थी, आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं यहीं 27वें फ्लोर से नीचे कूद के खुद की जान दे दूँगी, मैं ये सहन नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ये वीडियो पे भी आया था, ये सब जो घटना घटी है ये वीडियो पे आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य लोग जो चीन के हैं, सामान्य जनता जो है, जो गरीब जनता है, उनके भी पैसे इन बहादुर लोगों ने ठग लिए हैं, और धंधा चल नहीं रहा, पैसे अटक गए हैं, इतना बड़ा कर्जा ये चुका नहीं सकते। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है? ये तो गवर्नमेंट ही बचा सकती है। इतने सारे पैसे देगा कौन इनको? अच्छा, बाहर से तो इनको कोई पैसा देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दिए हैं वही पैसा नहीं वापस आ रहे। जैसे ही ये खबर फैल गई कि एवरग्रांडे अब डूबने वाली है, तुरंत सारे दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाज़ारों पे मंदी छा गई। 2%, 3% तक शेयर के प्राइसेस घटने लगी। पूरे शेयर मार्केट की जो वैल्यू होती है, अमेरिका का डाउ जोन्स शेयर मार्केट है, जर्मनी का शेयर मार्केट है, हैंगसेंग मार्केट है, जापान का निकेई मार्केट है, ये सारे मार्केट 2-2 या 3-3% से गिर गए, क्योंकि जिन लोगों का पैसा एवरग्रांडे में फंसा है, अब उन्हें लगता है ये तो इनको वापस मिलने से रहा, तो इसके बाद में इसके परिणाम तो दिखने ही थे। हमारे यहाँ की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 2% से नीचे चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी जो मेटल बेचते हैं, जिन्होंने चीन को फौलाद बेचा, कॉपर बेचा, एल्यूमिनियम बेचा, वो इन्हीं को बेच रहे थे। कॉपर लगता है वायरिंग के लिए, एल्यूमिनियम लगता है वायरिंग और फ्रेम्स के लिए, और फौलाद लगता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसके पैसे वापस नहीं आएंगे, ये डर सताने लगा है, क्योंकि कंपनी डूब गई तो देगा कौन इनको पैसे? अच्छा, चाइना में तो आप जाके कुछ कोर्ट वगैरह भी नहीं कर सकते, वो वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमारे यहाँ का मार्केट भी 2% गिर गया। लेकिन ये सारी खबर भारत के लिए नेगेटिव नहीं है। अब भारत के लिए एक छोटी सी पॉजिटिव खबर भी आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब जो निवेशक चीन में निवेश करना चाहते थे, वो अब चीन से थोड़ा दूर रहेंगे, चीन से कतरा के रहेंगे। वो पैसा जाएगा कहाँ? पैसे को जाने के लिए बहुत अच्छा देश है हमारा देश। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी सीधा निवेश होता है, वो चाइना में जो होता था उसमें से कुछ तो भाग, कुछ हिस्सा ज़रूर भारत के पास आएगा, और ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि चाइना का जो बड़ा हवा बना के रखा था, वो हवा भी टूट रहा है। पता चल रहा है कि चाइना दिखता है उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, भारत जितना आप समझते हो उतना वीक भी नहीं है। हमेशा ये बात याद रखना। मैं हर एक काफ़ी वीडियो में मैंने ये बात कही है कि भारत दिखता है उतना वीक नहीं है, चाइना दिखता है उतना स्ट्रांग नहीं है। 2008 साल में न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी थी लेमन ब्रदर्स। 2008 साल में अमेरिका में ऐसी ही बात हो गई थी। रियल इस्टेट के लोगों ने घर ले तो लिए थे, लेकिन उन्होंने उसके कर्जे नहीं चुकाए थे। कर्जे नहीं चुकाए तो बैंक डूब गई। लेमन ब्रदर्स एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी थी, ये पूरी कंपनी डूब गई। इसके कंपनी से सारे अर्थविश्वों में भूचाल आ गया था और दुनिया भर में डिप्रेशन की एक लहर चली थी। तो उसको लेमन मोमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ जो एक अर्थ विशेषज्ञ है श्रीयुत कोटक जी, उन्होंने ये कहा है, जो कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं उदय कोटक जी, उन्होंने ये कहा है कि लगता है ये जो हुआ है ये चाइना के लिए लेमन
इफ़ेक्ट है, लेमन मोमेंट है, ये एवरग्रांडे वाला जो सीन हुआ है। लगता है चाइना की इकोनॉमी भी इससे ढहने वाली है। हमारे यहाँ भी इस टाइप की एक चीज़ हुई थी। आपको पता है, एक साल पहले IL&FS कंपनी ऐसे ही डूब गई थी। उस IL&FS को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने का काम भी उदय कोटक जी ही कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा जब हुआ था IL&FS टाइम में, तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेके कैपिटल डाल के उस कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा किया था। ये मूवमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट में अभी तक नहीं की है। लगता है चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने कंपनियों को सबक सिखाना चाहती है कि तुम अगर ऐसे अपने जाके कर्जे लोगे और वापस नहीं दोगे तो तुम्हारा डूब जाना ही बेहतर है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, लेकिन इस तरह से अभी अर्थ विश्व में एक हलचल मची हुई है और लोग देख रहे हैं कि कहीं इससे डिप्रेशन न शुरू हो जाए। डिप्रेशन साइकिल होगा नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर इनके जो पैसे अटके हैं वो चाइना में ही अटके। तो चाइना की इकोनॉमी ज़रूर डूबने वाली है, लेकिन बाकी इकोनॉमी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बताना था, आप तक ये संदेशा पहुँचाना था, इसलिए हमने ये वीडियो किया। अगर आपको पसंद आया तो अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। हमारा बेल आइकॉन आपने अगर प्रेस नहीं किया हो तो उसको प्रेस करेंगे तो हमारे नए वीडियो की इत्तिला आपको तुरंत मिल जाएगी। और ज़रूर हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा, आप इसमें और एडिशनल क्या चाहते हैं। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।